अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था एक बहुत ही टावरिंग पर्सनैलिटी पर, और जैसा कि हम हर बार करते हैं हर इस तरह के व्यक्तियों के साथ उनका बैलेंस्ड एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, बट इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया। इस बार कमेंट सेक्शन ने मुझे जबरदस्त तरीके से अपनी औकात याद दिला दी। लेट्स से उनके फॉलोअर्स के विचार काफी अशांत हैं। मुंह उठाकर सभी लोग अब उन पर वीडियो बनाते आ रहे हैं। इन अंधों को ये नहीं दिखाई देता कि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है और उस समस्या पर कौन कितना बोल रहा है। छपरी यूट्यूबर्स की यही औकात होती है कि समस्या की जड़ को तो समझ नहीं पाते हैं और जो समझ रहा है उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तू कितना घटिया आदमी है उससे पता चल रहा है। कोई नहीं मानता हूँ तुझे अपने आकाओं की चाटनी पड़ती है, चाटते रहे। एक नहीं 50 बाप मिल जाएंगे जिनकी चाटनी होगी तुझे। इसी दिन के लिए माँ बाप ने पैदा किया। भाई तू यही मार खाएगा या बाहर चल के? अबे BKL। अब BKL क्या होता है ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। तुम किस रंग का गौमूत्र पीते हो ये सब बकवास करते हो। तुम्हारी बात सुनकर एक बात कहूँ, तुम्हें वापस स्कूल जाना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। तुम्हारे जैसे लोग गौमूत्र के पीते हैं, लगता है तू गधा है। और एक व्यक्ति ने कहा है कि प्लीज गाइज रिपोर्ट दिस चैनल, क्योंकि ऐसे वीडियोस बना के पैसा तो कमा लेगा लेकिन लोगों को रूढ़िवादी माइंडसेट से जोड़ रहा है। इसने उनको सुना ही नहीं है और आधा अधूरा ज्ञान लेकर वीडियो बनाने लग गया है। और जैसा अक्सर होता है इस तरह के कमेंट्स की भरमार है। ये सिर्फ एक बानगी है और भी बहुत तरह के लोग हैं जो मुझे मेरी औकात याद दिला रहे हैं, बता रहे हैं कि तू उनके पैरों की धूल भी नहीं है। हाउ डेयर यू स्पीक अबाउट अ ग्रेट मैन, यू आर एंटी नेशनल, यू आर एंटी हिंदू, तेरी क्या औकात है, तू 2 कौड़ी का है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सारे कमेंट्स देखकर मैं परेशान नहीं हुआ। ऑनेस्टली अब आदत सी पड़ गई है कुछ तरह के इन कमेंट्स को देखने की। पर इस वीडियो के कमेंट्स से मैं थोड़ा क्यूरियस हो गया और फिर मैंने बाकी वीडियोस जो आचार्य प्रशांत पर बनाए गए हैं उनके कमेंट्स भी चेक किए और मुझे सरप्राइजिंगली या नॉट सरप्राइजिंगली सेम तरह के कमेंट्स, बल्क बॉट कमेंट्स देखने को मिले। प्रीटी मच सेम, स्क्रिप्ट वाज सेम, कॉपी पेस्ट, सभी लोग सेम तरह की बात कर रहे थे। ऐसा अक्सर होता है हमारे साथ में। तकरीबन मैं मोटा मोटी लगाऊं तो 10-15% ऐसे कमेंट आते हैं, भले ही कोई भी वीडियो हो, आचार्य प्रशांत पर हो, ओशो पर हो, राजीव दीक्षित पर हो या इवन जाकिर नायक पर भी हो, कि इनके फॉलोअर्स, इनके भक्त, इनके ऑनलाइन कमांडोज एक लाइन ऑफ क्रिटिसिज्म भी नहीं सुन सकते। ये लोग कीबोर्ड पर ऐसी तलवारबाजी क्यों करते हैं जैसे इनके भगवान की इज्जत इनके कंट्रोल V पर टिकी हो। What is this cocktail of अंधभक्ति, हीरो वर्शिप एंड ऑनलाइन ट्रोलिंग? क्या ये प्योरली डिवोशन है या एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है? और पहले ही क्लियर कर दूं, ये वीडियो आचार्य प्रशांत के बारे में नहीं है। ये वीडियो हम जितने भी लोगों के बारे में वीडियो बनाते आए हैं उन सबके कलेक्टिव कमेंट्स का, जो नेगेटिव ट्रोल कमेंट्स होते हैं उनका एक पोस्टमार्टम है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं भक्त की साइकोलॉजी को, इंडिया के कल्चरल सॉफ्टवेयर को और लोग ऐसा करते ही क्यों हैं, इस सब चीजों को एनालाइज करेंगे। विल फाइंड आउट व्हाई पीपल आर सो गलेबल, क्यों वो हीरो वर्शिप करते हैं, और भारत में स्पेशली हम क्रिटिकल एनालिसिस को हैंडल नहीं कर सकते। लेट्स बी ऑनेस्ट, लाइफ इज टफ। EMI भरनी है, बॉस को झेलना है, क्लाइमेट चेंज दुनिया को खत्म कर रहा है और अधिकतर लोगों को ना लाइफ पार्टनर या कोई दोस्त ही मिल रहा है बात करने को। इट्स अ कंप्लीट मेस। मॉडर्न लाइफ में एंजाइटी, लोनलीनेस और एक कांस्टेंट नैगिंग फीलिंग की व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस, ये सब भरपूर है। ऐसे में जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा दिमाग का प्रोसेसर स्लो हो जाता है। रिसर्च भी यही शो करती है कि जो लोग एक्सट्रीम स्ट्रेस में होते हैं, परेशान होते हैं, उनका कॉग्निटिव डिक्लाइन बहुत ही प्रोमिनेंट होता है और उनके लिए बहुत मुश्किल होता है फोकस करना, इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना या लाइफ के आंसर्स को खोजने की कोशिश भी करना। और तभी एंट्री होती है हमारे इन टावरिंग पर्सनैलिटीज की। एक कैरिज्मेटिक लीडर, एक स्पिरिचुअल गुरु, एक लाइफ कोच, एक बाबा प्रेन्योर। वो आते ही कहते हैं कि बेटा द आंसर इज विद इन यू। और कभी कभी शुरू में फ्री में और थोड़े टाइम बाद एक सब्सक्रिप्शन फीस के साथ वो ऑफर करते हैं सिंपल रेडीमेड फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड आवर सफरिंग। वो आपको देते हैं होप, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी और बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लियर एनिमी जिस पर आप सारी की सारी प्रॉब्लम्स का ब्लेम डाल सको। सडनली आपकी लाइफ सेंस बनाने लगती है और ये कोई वीकनेस का साइन नहीं है। ये है आज की डॉक्यूमेंटेड साइकोलॉजिकल नीड। इस तरह के लोग जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो, जो लोग सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरे दुखों का कारण क्या है, वो इस तरह के लोगों का प्राइम टारगेट होते हैं और वो उन्हें एक तरह का सांत्वना और अश्योरेंस देते हैं। ये डीप साइकोलॉजिकल नीड हमारे अंदर एक सिंड्रोम को कॉज करती है जिसे कहते हैं द गुरु सिंड्रोम। याद है, लगता था कि बचपन में पापा सब कुछ ठीक कर देंगे, चोट लगी पापा हैं, एग्जाम में फेल हो गया, कम नंबर आए पापा हैं। द गुरु सिंड्रोम इज द अडल्ट वर्जन ऑफ इट। ये आपको ले आता है एक चाइल्ड लाइक स्टेट में जहां पर आपको चाहिए अनकंडीशनल डिवोशन और आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। यू बेसिकली हैंड ओवर द रिमोट कंट्रोल टू समबडी एल्स। अब लाइफ में कुछ गलत हुआ तो गुरुजी की इच्छा, कुछ सही हुआ तो गुरुजी की कृपा।
आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो, अकाउंटेबिलिटी नॉट फाउंड। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के फॉलोअर्स उसके कैसे भी बिहेवियर को जस्टिफाई करने में जबरदस्त तरीके से लग जाते हैं। ओशो के पास 93 रोल्स रॉयस हैं। ओह, वो तो सिर्फ नॉन मटेरियलिज्म और डिटैचमेंट सिखा रहे हैं आपसे ये सारी चीजें लेकर। गुरुजी पर क्रिमिनल चार्जेस हैं। ओह, ये तो कॉन्स्पिरेसी है एंटी नेशनल लोगों की उन्हें डिफेम करने की। गुरुजी ने अपने फॉलोअर्स को ही जहर दे दिया। अरे ये तो हमारे भक्ति भाव का एक टेस्ट था। ये फॉलोअर्स अपने गुरु को डिफेंड नहीं कर रहे, वो अपने खुद के साइकोलॉजिकल कंफर्ट को डिफेंड कर रहे हैं। अगर गुरु में कोई कमी एडमिट कर ली, इसका सीधा साधा मतलब है कि वो खुद रॉन्ग थे और उन्हें अब अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस लेनी होगी। और वो जिम्मेदारियों का झंझट कौन पाले? ये है एक क्लासिक केस जिसे फिलोसोफर्स लाइक कैन विल्बर कहते हैं प्री ट्रांस फैलेसी, जिसमें हम अपनी रिग्रेसिव स्टेट ऑफ डिपेंडेंस को गलती से समझ लेते हैं कि हमें एनलाइटमेंट की प्राप्ति हो गई है, हम स्पिरिचुअल हो गए हैं। गुरु के साथ जो आपकी एक वननेस की फीलिंग होती है वो कोई एनलाइटमेंट नहीं है, वो सेम तरह की फीलिंग एक बच्चे को अपनी माँ के साथ भी होती है। और ये क्रिएट करता है एक डिस्ट्रक्टिव फीडबैक लूप। किसी एक अंधभक्त की, किसी एक हीरो वर्शिपर की ये कांस्टेंट नीड फॉर अ पेरेंट फिगर एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट करता है जिसमें अकाउंटेबिलिटी खींचकर बाहर चली जाती है। और इससे ये जितने भी बड़े बड़े टावरिंग पर्सनैलिटीज हैं उनमें एक तरह का ईगो आ जाता है। वो अपनी हाइप को खुद फील करने लग जाते हैं कि जो उनके फॉलोअर समझ रहे हैं वही वो हैं, ये कि वो परफेक्ट हैं, डिवाइन हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन से ऊपर हैं। जितने ज्यादा भक्तों की संख्या और भक्तों का डिवोशन बढ़ता जाता है, आपके इन गुरुस का गुरूर और आपको यूज करने की एबिलिटी बढ़ती जाती है। अगेन, इससे पहले कि आप कीबोर्ड वॉरियर बन जाएं, ये वीडियो आचार्य प्रशांत के बारे में नहीं है, ये उन सभी लोगों के बारे में है जिनके बारे में हमने वीडियो बनाए हैं। अब आप कहोगे कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ या मैं तो ऐसी नहीं हूँ, आई एम अ रैशनल पर्सन। वेल, आपके ब्रेन के अदर प्लान्स हैं। हम सबके दिमाग में कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं, कुछ मेंटल शॉर्टकट्स हैं जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव बायसेस। और जितने भी टावरिंग पर्सनैलिटीज होते हैं, मॉडर्न गुरुज होते हैं, वो सब मास्टर होते हैं इन सब को एक्सप्लॉइट करने के लिए। लेट्स टेक अ क्विक टूर। फर्स्ट अप, कंफर्मेशन बायस, जिसकी बात हम अपने वीडियोस में कई बार कह चुके हैं। ये आपके ब्रेन का, कहा था ना मैंने तेरे को, ये वाला मोड है। अगर आप मानते हो कि आपके गुरु जीनियस हैं, तो आप सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन निकालोगे, वो इन्फॉर्मेशन पर विश्वास करोगे जो आपके बिलीफ को और बढ़ा देती हो। आप उनके वीडियोस देखोगे, उनकी बुक्स पढ़ोगे और उनके फैन ग्रुप्स ज्वाइन कर लोगे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां पर भी अवेलेबल हो। ये क्रिएट करता है एक ऐसा एको चैम्बर जिसको भेदा नहीं जा सकता, जहां पर हर कोई एक ही तरह का गाना गा रहा है, जो आपको हमारे कमेंट सेक्शन में भी परिलक्षित होता होगा कि हर कोई सेम कॉपी पेस्ट कमेंट कर रहा है, भले ही वो किसी भी व्यक्ति के बारे में वीडियो। कोई भी क्रिटिसिज्म किसी भी व्यक्ति के बारे में ऑटोमेटिकली उसको लेबल कर दिया जाएगा एज प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज या वर्क ऑफ अ टुच्चा दो कड़ी का यूट्यूबर। कल्ट लीडर इस चीज को एक्सप्लॉइट करने में सबसे ज्यादा माहिर होते हैं। वो अपने फॉलोअर्स को उस तरह की इंफॉर्मेशन दिखाते हैं जिससे ये नैरेटिव और भी ज्यादा स्ट्रांग हो, जिससे एक तरह का अस वर्सेस देम का नैरेटिव बने कि हम अच्छे हैं और वो जो सामने वाली पार्टी है वो खराब है। नेक्स्ट आता है अथॉरिटी बायस, जिसे हम दाढ़ी और गेरुए वस्त्र भी बोल सकते हैं, जिनका कलर धर्म के साथ किसी और धर्म में चेंज हो जाता है। एंड क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, इसमें मैं आचार्य प्रशांत को नहीं काउंट कर रहा हूँ। हम एवोल्यूशनरी वायर्ड हैं उन लोगों पर ट्रस्ट करने के लिए जो उस तरह के दिखते हैं और साउंड करते हैं, और मॉडर्न गुरुज इस मामले में एस्थेटिक्स के मास्टर होते हैं। उनकी डीप वॉइस, उनका काम डिमीनर, उनके ट्रेडिशनल वस्त्र, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी और बाल, ये सब एक कॉस्ट्यूम है। जैसा खुद आचार्य प्रशांत ने बोला है कि इनको अगर दाढ़ी हटा दी जाए या इनके बाल छोटे कर दिए जाए, इनको मॉडर्न वस्त्र पहना दिए जाएं, तो शायद इन पर कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई इन्हें सीरियसली लेगा ही नहीं, सब इन्हें कॉमेडियन समझेंगे। लोगों को चाहिए इस तरह का कॉस्ट्यूम ड्रामा, और अधिकतर गुरु इस तरह का कॉस्ट्यूम ड्रामा प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके साथ आता है हिलेरियस डनिंग क्रूगर इफेक्ट, जिससे आप भक्त और ट्रोल दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉलोअर जिसे साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, इन सभी विषयों की बहुत कम नॉलेज है, वो अपने गुरु से सिंपल कॉन्फिडेंट आंसर पाता है और खुद एक्सपर्ट की तरह फील करता है। वो खुद अपनी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करने लगता है, क्योंकि उसके गुरुजी ने उसे बहुत ही सिंपल भाषा में ये समझाया है। अब जो ट्रोल है, जिसके पास ऑलरेडी बहुत कम नॉलेज थी, वो इस थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन को जो उसे घोल कर पिलाई गई है, उससे और भी ज्यादा सर्टन हो जाता है कि उसे सब पता है। वो खुद भी अब एक एक्सपर्ट बन गया है। अब वो उन सब क्लेम्स को जो किसी भी चीज का क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हो, एक बैलेंस्ड एनालिसिस देने की कोशिश कर रहे हो, उन सबको डिसमिस करने लग जाता है, क्योंकि वो सब उसके गुरु ने जो उसको सिखाया है उससे बिल्कुल अलग है। तो जब वो आपको कमेंट में कहते हैं कि तेरी
तेरी औकात क्या है, तू 2 कौड़ी का है, दिस एंड दैट। तो बेसिकली वो डनिंग क्रूगर इफेक्ट पावर्ड बाय गॉड कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हैं। और फाइनली द बॉस ऑफ एवरीथिंग, कॉग्निटिव डिसोनेंस एंड बिलीफ परसीवरेंस। मतलब अब तो इज्जत का सवाल है। जितना ज्यादा आप किसी बिलीफ में घुसते चले जाते हो, अपना टाइम, अपना एफर्ट और अपना पैसा भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स देते रहते हो, जितने टाइम तक, उतना ही मुश्किल होता जाता है अपने आप को समझाना कि आप गलत हो। और जब आपको इस तरह के एविडेंस दिए जाएं, जो हम अपने वीडियोस में अक्सर देते हैं, जो आपके बिलीफ्स को बिल्कुल पलट कर रख दें, तो आपके ब्रेन में बहुत ज्यादा खलबली मचने लग जाती है, आपको बहुत तकलीफ होती है। इसे ही कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं। इस चीज को खत्म करने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप अपने बिलीफ्स चेंज करो या फिर एविडेंस को ही रिजेक्ट कर दो। अब अपने बिलीफ्स को चेंज करना, जैसे मैंने बताया, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है काफी लोगों के लिए, क्योंकि बिलीफ चेंज करना मतलब एक तरह से मानना कि आप गलत हो, आप बेवकूफ हो। तो ब्रेन हमेशा इजी रास्ता लेता है, वो कहता है एविडेंस को ही रिजेक्ट कर दो, ये जो कह रहा है इसकी कोई औकात नहीं है, ये 2 कौड़ी का है, इसके पास कोई नॉलेज नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी है, विरोधियों की चाल है, ये एंटी नेशनल है, ये एंटी हिंदू है, एंड सो। और इसी को कहते हैं बिलीफ परसीवरेंस, यानी आपके बिलीफ्स का जमा रहना दही की तरह। ये बाहर के देशों में भी दिखता है कि जैसे कुछ लोग हैं जिसे कहते हैं यूएफओ कल्ट। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर बार सब बेच दिए थे और वो लोग वेट कर रहे थे किसी एक यूएफओ आने का, जो उन्हें या तो कैप्चर करे या अपने साथ ले जाए। और जब एलियन स्पेसशिप नहीं आता तो वो अपने आप को इस तरह से समझाते हैं कि उनका जो फेथ है, उनकी जो प्रेयर्स हैं, उसने उन्हें बचा लिया। ऐसे ही ओशो के जो फॉलोअर्स थे वो भी कन्विंस थे कि जो बायो टेररिज्म की खौफनाक घटना हुई थी, जिसका जिक्र हमने हमारे वीडियो में किया था, वो सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है ओशो को नीचे गिराने के लिए। और जब भी ऐसा होता है तो आपका ब्रेन अतरंगी जस्टिफिकेशन तैयार कर लेता है कि ये तो एक टेस्ट है, ये तो उनकी एक लीला है, जस्ट टू अवॉइड द साइकोलॉजिकल ब्रेन ड्रेन, दिमाग की तकलीफ कि हम गलत हो भी सकते हैं। अब आते हैं पार्ट 2 पर, द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, द परंपरा ऑफ भक्ति। शायद कुछ जो भक्त इस वीडियो को देख रहे होंगे वो बोलेंगे कि अरे ये हमारा कल्चर है, ये हमारी भक्ति परंपरा है, और वो गलत नहीं है, ये हमारा कल्चर है। बट शायद उन्होंने हिस्ट्री व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर पढ़ी है। ओरिजिनल भक्ति मूवमेंट को अगर किसी ने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो वो एक रेवोल्यूशनरी एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट था। कबीर और मीराबाई जैसे संतों ने रिजिड कास्ट सिस्टम का जमकर विरोध किया, कॉम्प्लेक्स और अननेसेसरी रिचुअल्स का जमकर विरोध किया, और उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को एक तरह से डेमोक्रेटाइज किया, अपनी खुद की भाषा में, रीजनल भाषा में भजन गाकर, और ना कि संस्कृत में। और उनके लिए इट वाज डायरेक्ट कनेक्शन टू गॉड, नो मिडिल मैन नीडेड। तो फिर ये जो आजकल के भक्त हैं वो क्यों इतने एस्टेब्लिशमेंट लविंग, अथॉरिटी लविंग और इतने इंटॉलरेंट कैसे हो गए? क्योंकि किसी एक करिज्मेटिक इंसान के प्रति पर्सनल डिवोशन का आइडिया इतना पावरफुल था कि इसने एक परफेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर दिया जिसमें मॉडर्न गुरु 2.0 अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सके। जो इस मोमेंट की असली स्पिरिट थी कि सवाल करना, डिसेंट करना, उसे ही आयरॉनिकली को-ऑप्ट करके हमारे ही खिलाफ यूज किया गया और हर क्वेश्चन को साइलेंस कर दिया गया। इसी रिबेलियन को रीपैकेज करके हमें ही वापस से बेच दिया गया। ये एक कॉर्पोरेशन है, कंपनी है, मेक नो मिस्टेक। भारत में जो स्पिरिचुअलिटी का लैंडस्केप है, इट्स अ मैसिव इंडस्ट्री एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल आश्रम्स एनीमोर। हम बात कर रहे हैं मल्टीनेशनल, $multi-billion एम्पायर की। भारत में रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का मार्केट 2023 में एस्टिमेट किया गया था $44 बिलियन का, और ये हर साल 10% से ग्रो करने का प्रोजेक्शन है। और ये भी बता दूं कि इट्स बिगर देन बॉलीवुड, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। इसके अनडिस्प्यूटेड किंग हैं, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, बाबा रामदेव। उन्होंने एक ऐसा FMCG एम्पायर क्रिएट किया जिससे बड़ी बड़ी कंपनी लाइक यूनिलीवर और नेस्ले घबराने लगी। ये सब क्रिएट किया ऑन ऑल द ब्रांड वैल्यू ऑफ योगा, आयुर्वेद एंड हिज फेवरेट स्वदेशी। अब इनकी जो कंपनी है अब मोर देन $1 बिलियन का रेवेन्यू निकालती है पर ईयर। इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है, एक ऐसा स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म बनाओ जिसपे लॉयल कस्टमर बेस बने जो आपको आंख बंद करके ट्रस्ट करें, और फिर उन्हें टूथपेस्ट से लेकर नूडल्स से लेकर फटी हुई जीन्स सब कुछ बेच दो, चिपका दो। अभी हमने फटी हुई जीन्स रखी है लेकिन उसमें भारतीयता का ध्यान रखा है। क्या ध्यान रखा है भारतीयता? जाकर के देख ले और पहन ले, जो तेरी फटी हुई है ना, तेरी ज्यादा फटी हुई है, देख ले। और ये सिर्फ अकेले नहीं है, वी आर सीइंग अ बूम इन स्पिरिचुअल स्टार्टअप्स इन इंडिया। फिलहाल भारत में 900 से ज्यादा स्पिरिचुअल स्टार्टअप्स हैं, जैसे एप्स लाइक श्री मंदिर जो आपको अपने फोन में एक वर्चुअल टेम्पल बनाने का मौका देता है, या फिर ई दर्शन, ऑनलाइन पूजास और प्रसाद डिलीवरी तक सब आपके घर में बैठे बैठे। और ये कोई बुजुर्गों को या पुराने लोगों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये टारगेट कर रहे हैं यंग डेमोग्राफिक को जिनके पास नौकरी है, पैसा है, और जिनका एज ग्रुप होता है तकरीबन 25 से 35 साल, उनको टारगेट कर रहे हैं। कंक्लूजन, सो
हमने क्या सीखा कि हम सबके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल सॉफ्टवेयर है जो हीरो वर्शिप के लिए डिजाइंड है, और उस सॉफ्टवेयर में कुछ बग्स हैं जैसे कॉन्फर्मेशन बायस या अथॉरिटी बायस, जिसका फायदा उठाते हैं आज के मॉडर्न टेक सेवी बिजनेस माइंडेड गुरुज, जिनके पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का वन साइज फिट ऑल अप्रोच होता है। पर ये गुरुज इस समस्या का एकमात्र कारण नहीं है, इनफैक्ट ये तो इस समस्या का सिम्टम है। ये ऐसा मार्केट बेस्ड रेडीमेड सॉल्यूशन देते हैं जो हमारे पब्लिक सिस्टम का सीधा सीधा फेलियर है। इस तरह के लोग थ्राइव करते हैं क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक इंटेलेक्ट, लॉजिकल रीजनिंग सिखाता ही नहीं, और हमारा जो मेंटल हेल्थ का सिस्टम है वो हमें एंजाइटी से, डिप्रेशन से या इस तरह की जितने भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचने का कोई एक सिंपल समाधान देता ही नहीं। हमारे यहाँ थेरेपी को अभी भी टैबू माना जाता है, और अगर कोई इस तरह की बात करता है तो उसको चुप करा दिया जाता है। और उसके साथ है हमारी गवर्नमेंट्स जो ना हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे पा रहे हैं, ना जस्टिस दे पा रहे हैं, ना जॉब दे पा रहे हैं, और ना ही ठीक ठाक एजुकेशन दे पा रहे हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट। और इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात ही क्या की जाए। तो ये जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, इनमें आते हैं इस तरह के लोग जो आपको सीधा सीधा प्रैक्टिकल सोल्यूशन देते हैं, जिसे आप घोलकर पी लीजिए और आपकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हम इस तरह के इंसान बन जाएं जो किसी भी चीज में विश्वास ना करें, सबको रिजेक्ट कर दें? बिल्कुल नहीं। इसका सोल्यूशन है क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग और साइंटिफिक इंटेलेक्ट को डेवलप करना, खुद अपने हीरो बनना, ना कि किसी एक हीरो की वर्शिप करना। और रिसर्च भी बताती है कि हीरो वर्शिप का कॉम्बैट करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने अंदर के इनर हीरो को जगाना। इसका मतलब है अपनी लाइफ का क्लियर विजन होना, अपनी खुद की सेल्फ एस्टीम को जगाना और अपनी लाइफ को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैनेज करना। और ये बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना कि नो वन, एंड आई से नो वन इज परफेक्ट एंड एवरीथिंग मस्ट बी क्वेश्चन्ड। और जो रियल गुरुज, रियल टीचर्स होते हैं, दे डोंट डिमांड फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। और वो आपको बेटर आंसर्स नहीं देते, वो आपको बेटर क्वेश्चंस देते हैं जिनका जवाब आप खुद अपने आप ढूंढ सको। सो द नेक्स्ट टाइम जब आपको ऐसा लगे किसी भी कमेंट सेक्शन में जाकर ये टाइप करने का कि तेरी औकात ही क्या है, तो एक सेकंड के लिए रुकें और पहले समझें कि मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है। और अगर ऐसा नहीं करना तो जो चाहे वो करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अगले वीडियो का एक और टाइटल मिल जाएगा। बट अंटिल देन कीप क्वेश्चनिंग, कीप थिंकिंग, और आयरॉनिकली भगवान के लिए ब्लाइंड फॉलोइंग बंद कर दीजिए। किसी के भक्त मत बनिए, किसी को फॉलो मत कीजिए, सबकी सुनिए और करिए अपने मन की, ठीक से सोच समझकर। दिस इज लॉजिकल। आई एम, माय नेम इज रवि। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी लॉजिकल।